हाँ तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। अब हम बताने जा रहे हैं यूपीएससी सिलेबस क्या होता है। स्टेज 1 होता है, प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक प्रारंभिक होता है, मेंस होता है। उसके बाद इसे 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में क्या होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 1 उसके बाद मेरिट पेपर, ठीक है, जिसमें जीके के 100 अंक होते हैं, 200 अंक होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। उसके बाद पेपर 2 में होता है सी सेट, 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। इसमें 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। क्वालिफाइड विथ 33% इसमें आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। मेंस क्या होता है, क्वालिफाइड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। फर्स्ट पेपर 2 टॉपिक्स, 250 नंबर, 2 विषय आते हैं इसमें, 125 नंबर की, 125 और 125 नंबर के। उसके बाद जीके एंड जीएस 4 पेपर होते हैं, 250 गुणे 4, आप काउंट कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल जो मार्किंग होती है वो 20-25 होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, आप देख सकते हो। यूपीएससी सिविल सर्विस, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 पर व्यापक लेप्स हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा, तो ये ऑप्शन है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विखंडन पर व्यापक नहीं होगा। अब नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। केवल 1, केवल 2, एक बा दोनों, दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, केवल 2 इसका राइट आंसर है। यानी क्या, यानी इसका राइट आंसर है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विखंडन पर व्यापक नहीं होगा। संसद में लंबित कोई विधायक सदन के 17 पर वैगत नहीं, अतः कथन 1 गलत है। 17 सदन के समक्ष लंबित विधेयकों या किसी अन्य कार्य को प्रभावित नहीं करता है। एक विधेयक निम्नलिखित स्थितियों में व्यापक हो जाएगा। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा ने पारित नहीं किया है, विखंडन पर व्यापक नहीं होगा। हाँ, इसका राइट आंसर है 2। राज्यसभा में लंबित कोई विधायक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विखंडन पर व्यापक नहीं होगा। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया है, आया है। उसके बाद कुछ प्रश्न और है। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व व्यय को घटाना, नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, आयात शुल्क को कम करना, सहायकी सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना। इसमें ये होगा राजस्व व्यय को घटाना और तीसरा होगा सहायकी सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1 और 2 और 3, ठीक है।
तीनों राइट आंसर इसके हैं। नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ कर रहा है। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? ये आपका इसी तरीके से सेकेंड प्रश्न आया, वो वाला फर्स्ट था, ये वाला सेकेंड इसी तरीके से फिर दोबारा रिपीट किया गया। राजस्व व्यय को कम करना, नई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करना, छूट को तर्क संगत बनाना, उद्योग का विस्तार। केवल 1 और 2 इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल 2 और 3, केवल 1 से आपके देखो दोनों 1, 2 और 3 देखो, और चौथा भी इसके चारों दिए गए, आपको फिर से बताया गया। केवल उसके बाद आपका क्या, इसे एक बार पढ़ लीजिए, इसकी पूरी तहकीकात कर लीजिए, फिर से पता लग जाएगा सही आ नहीं रहा है। राजस्व व्यय कम करने और छूट को कम करने से घाटा कम होगा। ठीक है, करों की वृद्धि भी घाटे को कम करने का एक तरीका है। यानी उच्च करों से राजस्व में वृद्धि होती है, घाटे को कम करने में मदद मिलती है। नई कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ बचत घाटे और बचत घाटे को बढ़ाएगा। उद्योग के विस्तार के बचत घाटे में भी कमी आएगी, क्योंकि इसमें सरकार की कर राजस्व बचत घाटे में वृद्धि होगी। गाइस, आपकी लाइव की अपडेट जल्दी आ रही है।